दोस्तों, NAV के बारे में हम लोग बहुत बारी सुनते हैं, पढ़ते हैं अखबारों में, मीडिया में। तो NAV विच स्टैंड्स फॉर नेट एसेट वैल्यू, आखिर में ये चीज़ होती क्या है और इसको क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, पर्टिकुलरली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। इसके अलावा आजकल ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, उसमें भी इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है इस टर्म का। तो आफ्टर ऑल फ्रेंड्स, ये टर्मिनोलॉजी है क्या और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स पे, हमारे रिटर्न्स पे, तो जानेंगे दोस्तों आज इसी के बारे में। मेरा नाम है CA पुनीत जाजू। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर सिंपल टर्म्स में कहूँ, NAV होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो जो कंपनी की या फिर म्यूचुअल फंड के एसेट्स हैं उसमें से अगर लाइबिलिटीज निकाल दिया जाए तो वो होती है नेट एसेट वैल्यू। देखिए, बोलने में तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर कैलकुलेट करेंगे, समझेंगे, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। एसेट्स का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, जो चीज़ें शेयर होल्डर्स को बिलोंग करती हैं, ओनर्स को बिलोंग करती हैं या कंपनी को बिलोंग करती है। और लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो आपको पे करना है, शेयर होल्डर्स या कंपनी को पे करना है किसी और को। तो मान लीजिए, देखिए, बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स भी बराबर होते हैं, लाइबिलिटीज़ भी बराबर होती है। तब तो आप कहेंगे कि एसेट्स भी, देखिए, किसी कंपनी का या रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, म्यूचुअल फंड का 100 है, लाइबिलिटीज़ भी 100 है, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ तो 0 होनी चाहिए। तो यहीं पे थोड़ा सा आप अगर क्लैरिटी ले लें, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। अगर एसेट्स भी बराबर हैं, लाइबिलिटीज़ भी बराबर है, तभी वो बैलेंस शीट सही होती है। तो फिर NAV तो हमेशा 0 होना चाहिए। NAV की वैल्यू कैसे निकलती है, किसी की म्यूचुअल फंड की 25 है, किसी की 100 है, किसी की ज़्यादा है, तो इस तरीके से कैसे होता है। या फिर इवन किसी कंपनी की भी अगर वो निकाली जाए नेट एसेट वैल्यू यानी बुक वैल्यू, तो वो भी उसमें निकलती है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ करके ही वो बुक वैल्यू निकाली जाती है। एक्चुअली नेट एसेट वैल्यू जो होती है वो आप उसे बुक वैल्यू भी समझ उसके तौर पे समझा जा सकता है। तो थोड़ा सा टेक्निकलिटी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, लाइबिलिटीज और एसेट्स बराबर जरूर होते हैं किसी भी बैलेंस शीट में, कंपनी की बैलेंस शीट में, लेकिन अगर आप देखें जो शेयर होल्डर्स कैपिटल है, शेयर होल्डर्स रिजर्व्स हैं, शेयर कैपिटल है, वो लाइबिलिटी साइड में आता जरूर है, लेकिन एक्चुअली इट बिलोंग्स टू दी शेयर होल्डर्स। ये कंपनी का पैसा है, ये रिटर्न नहीं करना है कंपनी को, हालांकि वो लाइबिलिटी साइड में लिखते जरूर हैं। तो वो अगर अमाउंट हटा दें तो उसके बाद जो बचता है दैट इज द नेट लाइबिलिटी। इसीलिए एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज में फिगर आती है, और ये फिगर अगर नेगेटिव हो तो इसका मतलब कि शेयर होल्डर्स का तो कोई फंड ही नहीं है। कंपनी ऑलमोस्ट ये जो है दिवालिया बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो सारा पैसा है वो ऑलरेडी बिजनेस लॉसेस में डूब चुका है। तो आपको थोड़ा सा ये टेक्निकलिटी अगर समझ जाएंगे तो क्लियर हो। तो स्पेसिफिकली आते हैं अब म्यूचुअल फंड के बारे में। देखिए, म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है NAV। तो वो NAV कैसे कैलकुलेट होता है? देखिए, म्यूचुअल फंड के जब आप यूनिट्स लेते हैं तब आपने कंपनी को कैश दिया, म्यूचुअल फंड्स को कैश दिया, तो उसके बदले में आपको यूनिट्स मिले दैट डे, जो नेट एसेट वैल्यू रही वो। और वो होता कैसे कैलकुलेट है म्यूचुअल फंड की जो नेट एसेट वैल्यू है? मान लीजिए उस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है इन्फोसिस में, TCS में, रिलायंस इंडस्ट्रीज में, और यहाँ पे एक दो कंपनी के नाम और डाल लेते हैं ITC में। तो इन कंपनीज के ऑफकोर्स डेली प्राइस चेंज होते हैं जिस दिन ट्रेडिंग होती है। तो एवरी डे इन द इवनिंग ये कंपनी, म्यूचुअल फंड क्या करता है कि सभी के जो प्राइस हैं लेती हैं और मल्टीप्लाई करती हैं जो होल्डिंग है उनसे। तो पूरा उनका जो एसेट, जो मार्क टू मार्केट इसे बोला जाता है, बेसिकली MTM आप इसे कह सकते हैं, MTM। इसको तो मैं नीचे लिख देता हूँ तो इजी रहेगा आपके लिए। MTM विच इज़ इक्वल टू मार्क टू मार्केट। तो ये रोज अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मार्केट प्राइस से इवेल्युएट करती है, मार्क करती हैं। तो जो भी प्लस माइनस रहेगा उसके अकॉर्डिंगली ये मूव करेगा, वो नेट एसेट वैल्यू मूव करता है। अब मान लीजिए सभी में 10-10 शेयर थे उस म्यूचुअल फंड के, तो 10 इंटू मान लीजिए यहाँ पे 3000 ले लेते हैं, और 3 नहीं 2000 ले लेते हैं अगर यहाँ पे। और TCS का भी 10 शेयर था तो 10 इंटू 3000 ले लिया। रिलायंस के भी अगर 10 शेयर थे तो 10 इंटू 2100 ले लिया। तो इसी तरीके से सभी का मल्टीप्लाई करने के बाद अमाउंट आ जाएगा कंपनी का, दैट इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स जो इस म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इशूड है, तो उससे निकल आता है आपका NAV। देखिए, मैं आपके लिए लिख देता हूं, इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है दोस्तों, विच इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इशूड। तो आपका निकल आता है
NAV, नंबर ऑफ यूनिट्स इशूड। सो NAV इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड, और ये रोज कैलकुलेट होगा, रोज चेंज होगा जब भी ट्रेडिंग होती है। तो आपने जिस दिन भी लिया म्यूचुअल फंड, तो उस दिन का NAV अप्लाई होगा। ऑफ कोर्स कट ऑफ टाइम रहता है, कुछ म्यूचुअल फंड्स बोलते हैं कि 2:30 बजे से, आपको ये कुछ नहीं बल्कि ये रूल है, स्टैंडर्ड है सेबी का, उसके हिसाब से रहता है। और डेली ऑफ कोर्स फ्लक्चुएट होगा, जब भी ट्रेडिंग होती है तो ये NAV फ्लक्चुएट होता है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है बेसिकली, थोड़ा सा आप इसको समझ जाएंगे टेक्निकलिटी जो है, तो काफ़ी इजी रहेगा आपके लिए ये अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में, अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में। और इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा तरीका है एक डीमैट अकाउंट विथ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रोकर। तो कोटक सिक्योरिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग वेल नोन ब्रोकर है, और यहाँ पे आप अकाउंट भी फ्री में खोल सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे आप नए हैं तो डेफिनेटली आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो।